और सुभाष ये थोड़े बाहर से आए हुए दूर के बच्चे थे। अब तीनों वहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। तीनों के बीच दोस्ती हो जाती है। जहाँ रवि और आर्यन मतलब क्लासमेट थे, वहीं जो सुभाष था उनका जूनियर था। 1 साल पीछे दोनों को ये भैया भैया कहा करता था। अब एक जगह पर ये लोग रूम लेते हैं रेंट से। 2 कमरे लेते हैं, एक नीचे होता है एक कमरा ऊपर होता है। तो होता क्या था कि रवि और ये जो था आर्यन, ये तो नीचे कमरे में रहा करते थे। कमरा बड़ा था और सुभाष अकेला ऊपर कमरे में रहा करता था। वो कमरा छोटा था। पढ़ाई किया करते थे। अब इसमें रवि और सुभाष जो थे वो पढ़ाई को लेकर के काफी सीरियस थे। लेकिन आर्यन जो था वो थोड़ा सा बदमाश किस्म का लड़का था। उसका मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं था। ऐसा लगता था माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा है, बस किसी तरीके से टाइम काट रहा है। पास हो या फेल हो, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। परीक्षाएं सर पर थी, लेकिन उसे तो जैसे परीक्षा की कोई चिंता ही नहीं थी। उसके अलावा जो दोनों लड़के थे, सुभाष और रवि, ये पढ़ाई में लगे रहा करते थे। रवि जो था कम उम्र में भी उम्र से ज्यादा समझदार किस्म का वो व्यक्ति था। उम्र भले इसकी 22-23 साल रही होगी, लेकिन समझदारी एक मैच्योरिटी लेवल 40 साल के व्यक्ति का उसके अंदर था। अब एग्जाम का टाइम चल रहा है, ये पढ़ रहे हैं बच्चे, और ये जो था आर्यन, ये मोबाइल में गाने सुन रहा है हेडफोन लगाकर, मस्ती कर रहा है। अब रवि जो है उसे डांटा भी करता था कि यार एग्जाम टाइम है, तुझे नहीं पढ़ना, कम से कम हमें तो पढ़ने दे। वो कहता यार अभी एग्जाम शुरू होने में 15 दिन है और तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। अभी तो 3 से 4 दिन की छुट्टियां चल रही हैं, तो कम से कम छुट्टियां तो एंजॉय करो। तुम नहीं करते तो मुझे तो करने दो। रवि उसे हाथ जोड़ता है, कहता है मेरे बाप, तुझे जो करना है कर, लेकिन कम से कम हमें डिस्टर्ब मत कर। खाना खाने ये लोग मेस पर जाया करते थे। अब होता क्या है कि इसी प्रकार चलता रहता है। अचानक ये आर्यन का मूड चेंज होता है। वो थोड़ा सा लड़कीबाज किस्म का भी आदमी था। लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट उसे रहता था। उसकी गर्लफ्रेंड भी थी गाँव में, उससे घंटों फोन में लगा रहता था। रवि से कहता यार मैं गाँव जा रहा हूँ, गर्लफ्रेंड से मिलने का मेरा मूड हो रहा है, मैं जाता हूँ मूड फ्रेश करके आता हूँ। कहता है जा भाई। शाम का समय था और ये निकल जाता है स्टेशन के लिए। अभी आधे से पौने घंटा बीता था। अब स्टेशन पर आने के बाद आर्यन के साथ कुछ ऐसा सीन होता है। अब ये तो लड़कीबाज आदमी, वैसे तो हर जगह लड़की देखनी होती है, स्टेशन पर भी वही कर रहा होता है। नजर पड़ती है प्लेटफॉर्म पर, दूर लास्ट में जो बेंच लगा हुआ था वहां पर एक लड़की महिला बैठी हुई है। मन मचलता है इनके पास जाए, जरा देखा जाए, प्लेटफॉर्म के चक्कर तो लगा ही रहे थे। ट्रेन आने का समय था, पहुंच जाता है वहां। वहां चक्कर मारने लगता है। जब घूमता है वहां देखता है तो वो महिला जो थी दिखने में बेहद खूबसूरत, और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, 6-8 महीने का रहा होगा। देखता है अब ये उससे बातें करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आप कहाँ जाएंगी, बताती है मुझे फला जगह जाना है। ये स्मार्ट बनता है, कहता है लेकिन वहां की तो कोई ट्रेन है ही नहीं, वो तो ट्रेन रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच है। इसलिए महिला ने उससे कहा प्लीज जरा देख कर बताइए कि ये ट्रेन यहाँ के लिए कितने बजे मिलेगी। वो कहता है ट्रेन तो देर रात को है, ऊपर से लेट भी चल रही है, और भी लेट हो सकती है, पता नहीं 2 बज जाए, 3 या 4 बज जाए, और तब तक ये जो प्लेटफॉर्म है पूरा सुनसान हो जाएगा, और यहाँ पर आप अकेली, दिखने में सुंदर भी हैं आप, ऐसा ठीक नहीं है आपके लिए। ये उसके लिए चिंता जाहिर करने लगता है। वो मोटे मोटे आंसू बहाने लगती है। अब उसके आंसू एक लड़की या महिला है, तो ये तो इधर पुरुष या लड़के तो ऐसा कंधा लेकर बिल्कुल तैयार रहते हैं कंधा देने के लिए, यहाँ टिकाइए और रोइए। अब आर्यन तो उन्हीं में से एक था। आर्यन अपना कंधा देता है, उसके पास बैठता है, ढांढस बंधाता है, उसे चुप कराता है। कहता है रोइए मत, क्या परेशानी है आपकी बताइए। कहती है कि मेरे पति ने मुझे जो है लड़ाई करके घर से निकाल दिया है, और कह रखा है कि तुझे जहाँ जाना है जा। अब मैं अपने मायके जाने के लिए निकली हूँ। अब देखिए ट्रेन भी है, ऐसा है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं पर रहकर रात गुजार सकूं और सुबह रहकर सुबह की ट्रेन से मैं जा सकूं, और मेरे साथ ये बच्चा भी है। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आर्यन जो होता है यहाँ से हीरो बनना चाहता है, क्योंकि वो उस महिला से कुछ चाहता था कि शायद अब चांस मिल जाए मारने का, तो महिला के साथ चांस मार लिया जाएगा। वो उससे कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो आप जो है मेरे रूम पर चल सकती हैं, वहां पर आप रात गुजार सकती हैं, और उसके बाद सुबह की ट्रेन से आप चली जाइएगा। वो कहती है ठीक है, लेकिन इसको तब याद आती है रवि की और सुभाष की, और सुभाष को तो कैसे भी हैंडल कर लेगा, लेकिन रवि वो तो इसे कच्चा चबा जाएगा। ये कहता है आप यहीं बैठिए, मैं बस यूं गया और यूं आया, मुझे आधा घंटा लगेगा, आप यहाँ से हिलना मत। मैं जा करके, मेरे साथ कुछ वहाँ मेरा दोस्त रहता है, मैं उससे बात करके आता हूँ, वरना वो नाराज हो जाएगा। महिला कहती है ठीक है, मैं यहीं बैठी हूँ, आप जाइए।
अब इधर बैठ के पढ़ाई कर रहा था रवि, क्या देखता है कि आर्यन लौट करके आया है। आश्चर्यचकित हो जाता है कि तू तो गांव जाने के लिए निकला था, तू वापस कैसे आया। वो कहता है वो छोड़ भाई, एक बात ऐसी है कि एक महिला है वहाँ स्टेशन पर बैठी है, बेचारी छोटा सा बच्चा है उसका, और बहुत उसकी हालत खराब है। उसकी ट्रेन जो है रात को 3-4 बजे की ट्रेन है, और वो अगर वहीं स्टेशन पर रही ना भाई तो उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। यार हमें मदद करनी चाहिए उसके, एक अच्छे नागरिक देश के होने के नाते। रवि को हंसी आ जाती है कि आर्यन इस प्रकार की बातें कर रहा है, अच्छा नागरिक देश का कर्तव्य निभाना चाह रहा है। आखिर जैसे तैसे रवि को कन्विंस कर ही लेता है। रवि कहता है ऐसा नहीं, मैं चलूंगा, खुद देखूंगा, मुझे ठीक लगा तो मैं हाँ कहूंगा। अब रवि, सुभाष और आर्यन तीनों चल पड़ते हैं, स्टेशन जाते हैं तो वो महिला वहीं बैठी होती है। जाकर मिलता है तो वो तो आंसू बहा रही थी, रो रही थी, भोली सी सूरत लेकिन सुंदर थी दिखने में, और सब पूरी व्यथा जब बताती है तो रवि को भी तरस आ जाती है। कहता है चलो ठीक है, चलो अब तुम्हारी ट्रेन सुबह आएगी तो रात भर ही काटना है। सोचता है इसको दे देंगे ऊपर का कमरा, सो जाएगी, हम तीनों दोस्त जो है नीचे सो लेंगे। बाहर निकलते हैं, अब एक रिक्शा ऑटो में बैठते हैं चारों। अब पहले घुस के बैठ जाता है आर्यन, और वो आके आर्यन के बगल में बैठ जाती है, और उसके बाद में बैठता है रवि, और सामने बैठता है सुभाष। महिला उठाकर बच्चा रवि की गोद में दे देती है, खुद बीच में बैठी रहती है। अब ऑटो छोटा वाला 3 सीटर होता है, तीनों के बदन रगड़ खाए एक दूसरे से। रवि को तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन आर्यन इस चीज का फुल मजा ले रहा था, और पूरे कमरे तक पहुंचने तक आर्यन जो है फुल मजा लेता है उस महिला के साथ, और वो भी कुछ नहीं बोलती आर्यन को। अब आर्यन समझ जाता है यहीं से कि लाइन क्लियर है, इसमें इतना यहाँ पर कुछ बोला नहीं, इसने मतलब आज रात अपनी रंगीन है। आते हैं, इसको ऊपर का कमरा दिखाते हैं वहां पर। अब उसके बाद तीनों नीचे आ जाते हैं। अब आर्यन का मन नीचे ना लगे, ये थोड़ी थोड़ी देर भाग के ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए। अब रवि को समझ में आ रहा था कि ये जो आर्यन है इसका मामला कुछ गड़बड़ है। अब थोड़ा ये लोग पढ़ाई कर रहे थे, आर्यन का मन नहीं लग रहा था, वो ऊपर चला जाता है कमरे में, उसके साथ बातें कर रहा होता है। तभी क्या देखता है कि वो महिला अपने बच्चों को जो है दूध पिला रही है। अब आर्यन की नजर वहीं गड़ जाती है, और वो महिला भी जो थी पता नहीं क्यों आर्यन से छुपा नहीं रही थी। आर्यन जाकर फाड़ फाड़ के देखे जा रहा है उस महिला को, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आर्यन उससे बातें कर रहा है, बात करते करते नजारे ले रहा है, और वो भी महिला आर्यन से बात कर रही है। अब ये जो रवि होता है इससे कहता है सुभाष से, जाओ खाना खाने का टाइम हो रहा है, जाओ उसको बुला कर ला हीरो को, चलते हैं अपना खाना खा के आते हैं, और उसके लिए जो है महिला के लिए ले आएंगे कुछ खाने के लिए। वहीं मेज से सुभाष जाता है ऊपर, बोलता है भैया आर्यन भैया, चलिए रवि भैया बुला रहे हैं, खाना खाने चलना है, और मैडम के लिए टिफिन ले आएंगे। तो इस पर आर्यन जो होता है वो कहता है सुभाष से कि यार एक काम करो ना, तुम दोनों जाओ, और एक काम करो, ये अकेली रहेगी यहाँ पर, तो तुम एक काम करना, तुम मेरा भी खाना पैक करा लेना, ले आना, और इनका भी खाना पैक करके ले आना। कहता है ठीक है। आता है नीचे, बताता है रवि को। रवि कहता है अच्छी बात है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि असली मामला क्या है। आर्यन जो इतना दयावान बन रहा था उसके पीछे रीजन क्या है। ये अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये शुरू हो गया है। अब ये दोनों इधर आते हैं डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद दोनों के लिए पार्सल ले करके जाते हैं। सुभाष से कहता है ले तू जा दे दे ऊपर। अब ये जब ऊपर जाता है सुभाष पार्सल देने, दरवाजा खटखटाने वाला होता है कि अंदर से इसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। ये रुक जाता है। अब ये लड़का इतना तो नादान नहीं था जो अंदर से आवाज आ रही थी समझ ना पाए। खिड़की से झांकता है तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर तो आर्यन और वो महिला जो थी शारीरिक संबंध बनाने में लगे हुए थे बड़े मजे से, और देख कर कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि आर्यन जो है कुछ जबरदस्ती कर रहा है महिला से। महिला पूरा सहयोग दे रही थी। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये नीचे आता है और रवि को बताता है भैया आप मेरे साथ ऊपर चलो। तो वो कहता है क्यों। वो बोलता है कि आप चलो तो सही। रवि को ले जाता है, उसको भी खिड़की से दिखाता है। रवि का दिमाग खराब हो जाता है, उसे काफी गुस्सा आता है आर्यन पर। वो नीचे आ जाता है, और उसके बाद नीचे आने के बाद नीचे से उसे आवाज लगाने लगता है आर्यन आर्यन। अब आर्यन फटाफट प्रोग्राम निपटा के नीचे पहुंचता है। रवि उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। कहता है मुझे तुझ पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तू कभी जिंदगी में सुधर नहीं सकता, तुझे शर्म नहीं आती। तुझे सोचना चाहिए एक अनजान महिला को मैं तेरी वजह से तेरे कहने पर घर तक ले आया, और तू उसके साथ इस प्रकार का काम कर रहा है। अगर कुछ कल को कुछ ऊंच नीच हो गया, कुछ हो गया, हम यहाँ पढ़ने लिखने आए हैं, हमारे माँ बाप ने हमें भरोसा करके यहाँ भेजा है, अगर कल चलकर कुछ भी कम ज्यादा हो गया तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य बर्बाद हो सकता है। तेरा क्या, तू तो बड़े बाप की औलाद है, हम गरीब घर के लड़के हैं, हम अपने परिवार की उम्मीद है, माँ बाप की उम्मीद है। अगर हमें कुछ हुआ, किसी मामले में फंस गए, तो हमारा परिवार कहीं ना कहीं कहीं का नहीं रहेगा। खूब खरी खोटी सुनाता है। आर्यन कुछ नहीं कहता। आर्यन इतना ज्यादा बेशरम था कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता था इन सब बातों से। सुनता
पढ़ता है, सुनता है और इसके बाद रवि से एक ऐसी चीज़ कह देता है कि रवि जो होता है एक तमाचा रख देता है उसके गाल पर। वो रवि से कहता है कि रवि भैया हो गया आपका? रवि कहता है हाँ हो गया। कहता है रवि भैया बहुत शानदार चीज़ है, मेरी मानो तो आप भी एक बार जो है हाथ आजमा ही लो। रवि को गुस्सा आता है, रवि एक तमाचा धर देता है उसके गाल पर। कहता है ये तेरे गलत काम तुझे ही मुबारक हो, ये ले पार्सल और जा मर, खा और उसे भी खिला। और सुबह मेरे उठने से पहले उस महिला को यहाँ से दफा कर देना, वरना मैं जो है तेरे पिताजी को फोन करूंगा। और आर्यन अब बहुत हुआ तेरा नाटक। आर्यन कहता है ठीक है गुस्सा मत करो, जाओ तुम सो जाओ। आर्यन ले करके ऊपर खाना चला जाता है, उनके साथ खाना वाना खाता है। इधर सोने का टाइम हो जाता है, रात के 10 बज चुके थे और रवि सो रहा था, सुभाष भी सो रहा था। आर्यन अभी तक नीचे नहीं आया था। आर्यन नीचे आकर के पहुंचता है, रवि सोया हुआ था। रवि को फिर से एक बार जगाता है और रवि से फिर से एक बार वही बात करता है कि रवि भैया मेरी मानो, बहुत पछताओगे, सही में एक बार तुम चलो तो सही ऊपर। रवि को फिर गुस्सा आता है, रवि कहता है जाता है यहाँ से, अभी तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और रवि फिर से अपना पलट के कंबल खींच कर सो जाता है। वो तो सो जाता है, अब होता क्या है कि ये जो सुभाष था छोटा वाला, इसके अंदर का भी शैतान जाग जाता है। अब ये आर्यन बातें ही ऐसी ऐसी करे और इसने अपनी आंखों से जब पूरे नज़ारे देख लिए थे तब इसके भी अंदर का जवान जागृत हो जाता है। और आर्यन इसे भी कन्विंस करता है कि सुभाष अरे छोड़, ये तो पागल है, तू क्यों ऐसा मौका छोड़ रहा है, तू तो कम से कम चल कम से कम। अब ये सुभाष को ले जा करके भी भिड़ा देता है। अब सुभाष और आर्यन दोनों जो है सारी रात उस औरत के साथ, उस महिला के साथ मस्ती करते हैं। उस कमरे में ऊपर चलता रहता है प्रोग्राम। अब सुबह जब रवि की आंख खुलती है तो रवि क्या देखता है, कमरे में तीनों लाइन से बैठे हुए हैं। ये आर्यन बैठा, वो सुभाष बैठा है, वो महिला बच्चा गोद में लिए हुए बैठी है और आर्यन की और सुभाष की शकल पर पूरे 12 बजे हुए हैं। महिला बढ़िया फुल कॉन्फिडेंस में बैठी हुई है। तीनों को जब रवि देखता है तो कहता है क्या है, और ये अब तक गई क्यों नहीं, ये अब तक यहाँ क्यों है, इसकी तो सुबह ट्रेन थी ना, तो इसे छोड़ करके क्यों नहीं आया स्टेशन। सुभाष आर्यन से कहता है, आर्यन कुछ नहीं कहता, सुभाष की ओर देखता है, सुभाष नीचे मुंडी कर लेता है। उसके बाद कहता है, महिला की ओर देखता है, कहता है आप जा क्यों नहीं रही हैं, क्या बात है। अब वो महिला जो है उसका तो आज टोन ही चेंज था। वो कहती है रवि से, चली जाऊंगी बाबूजी, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले मेरा मेहनताना तो दे दो। बोलता है मेहनताना, किस बात का मेहनताना। कहती है सारी रात मुझसे मेहनत करवाई है तुम्हारे दोनों दोस्तों ने, यकीन ना हो तो पूछ लो। अब आर्यन का तो पता था, सुभाष से कहता है सुभाष तू भी। सुभाष शर्म के मारे सर झुकाए खड़ा था। महिला बोलती है सारी रात दोनों ने मुझे सोने नहीं दिया, मेरा जम करके फायदा उठाया इन लोगों ने, तो एक अबला नारी का फायदा उठाया, उसे रात को आसरा देने के सहारे उसके साथ जो है गलत काम किया, और अब मुझे कह रहे हो जाओ। ऐसे नहीं जाऊंगी बाबूजी, मुझे तो मेरा मेहनताना चाहिए। बोलता है तुम क्या चाहती हो। कहती है मुझे 20,000 रुपये चाहिए, दोनों के 10-10 हज़ार रुपये। वो बोले कि तू पागल हो गई है, 20,000 हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। वो कहती है ठीक है बाबूजी कोई दिक्कत नहीं, मैं जाती हूँ। वो कहता है हाँ जल्दी जा। कहती है स्टेशन नहीं जा रही हूँ बाबूजी, जाऊँगी पुलिस थाने, और पुलिस थाने जाने के बाद सब कुछ बताऊँगी। इतना सुनते तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतना सुनते रवि के बेचारे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आर्यन को और सुभाष को तो धमकी मिल चुकी थी, इसीलिए उनके चेहरे ऐसे लटके हुए थे। आखिर रवि सोचता है, समझता है, देखता है, अपने पर्स से निकालता है 7,000 बेचारे के पास बचे थे, जो सारे महीने के खर्च के लिए उसके माँ बाप भेजा करते थे। वो निकाल के वो 7,000 रुपये उसके हाथ में रखता है, कहता है देखो मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये लड़के इनसे गलती हो गई, माफ कर दो, ये पैसे लेकर के चले जाओ। वो मानने को तैयार नहीं, अड़ जाती है। उसकी निगाह जाती है आर्यन पर, क्योंकि आर्यन ने चैन पहन रखी थी, सोने की अंगूठी पहन रखी थी। वो कहती है कोई बात नहीं, पैसे नहीं तो आर्यन बाबू निकालो सोने की चैन, निकालो अंगूठी। वो भी ले लेती है और इसे भी, जो इनके पास भी जो पैसे थे 2-4 हज़ार इनके पास भी जो रखे हुए थे दोनों लोगों से, वो भी देखती है। इस प्रकार से वो 15-17 हज़ार जो भी इनके पास थे वो महिला लेकर के, और आर्यन के पास सोने की चैन और अंगूठी लेने के बाद वहां से जो है रवाना हो जाती है। अब उसके रवाना होने के बाद रवि उस कमरे का दरवाजा बंद करता है और दोनों की अच्छे से सुताई करता है। सुभाष को आर्यन को लगाता है थप्पड़ पर थप्पड़ और कहता है कि अब जैसा मैं कहता हूँ मेरे साथ मेरी बात सुनो, मेरे साथ थाने चलो। अब इन दोनों की चिट्ठी पिट्टी गुम हो जाती है। बोलते हैं नहीं भाई थाने नहीं जाएंगे, घर तक बात पहुंचेगी। वो कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है ये महिला कुछ भी कर सकती है, हो सकता है हमसे इतना सब कुछ लेने के बाद भी ये फिर से ब्लैकमेल करे हमें दोबारा, या हो सकता है ये सीधे थाने ही चली जाए, हम क्या कर लेंगे बाद में। अगर हम पहले थाने नहीं गए तो हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि भाई लड़कों पर कोई विश्वास नहीं करता, ऊपर से वो हमारे कमरे में थी सारी रात, कोई भी सोचेगा कि हमने उसे लाया पहले फुसलाकर और उसके साथ ऐसा सब कुछ किया। मैंने भले ही कुछ नहीं किया, लेकिन वो तो तीनों को नाम लेगी और मैं तो बेमौत मरूंगा, मेरे माँ बाप मर जाएंगे। ये सब सुन करके तुम चुपचाप थाने चलो, वरना मैं अकेले थाने जाऊंगा और तुम्हारा नाम लूंगा, पुलिस घर
वो बात मान जाते हैं, थाने जा कर के पहुंचते हैं। और रवि जब जा कर के थाने में जो पूरी कहानी किस्सा बताता है तो पुलिस वाले जो होते हैं इनके ऐसे मजे लेने लगते हैं तीनों लड़कों के। हालांकि बड़े साहब के डांटने के बाद सीरियस होकर उनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर ली जाती है। उस महिला की तलाश की जाती है। अब खैर वहाँ तो सीसीटीवी था नहीं, लेकिन स्टेशन के जो सीसीटीवी होते हैं वो खंगाले जाते हैं। आरपीएफ की मदद ली जाती है। उस महिला का फुटेज सामने आ जाता है। महिला की तलाश भी शुरू कर दी जाती है, लेकिन महिला जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर थी, पुलिस के पकड़ में नहीं आई थी। पता नहीं वो कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई थी। शायद उसका यही पेशा था, उस छोटे से बच्चे को लेकर के लोगों को इस प्रकार से बेवकूफ़ बनाना और ऐसे लोगों को अपने जाल